Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Bhool Bhulaiya. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है एक रॉयल फैमिली से जिसके हेड है बद्री नारायण जी, जिनके बड़े भाई की डेथ हो गई है जो राजघराने से ताल्लुक रखते थे। और उनका एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ है। वो अमेरिका पढ़ने गया है लेकिन अब वो कुछ दिन बाद लौटने वाला है और वही राजमहल का अगला उत्तराधिकारी है। और बद्री नारायण की एक अडॉप्टेड बेटी है जिसका नाम राधा है, जो बचपन से ही सिद्धार्थ को लाइक करती थी, इसलिए वो सिद्धार्थ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती है। सीन चेंज होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सिद्धार्थ अपनी वाइफ अवनी के साथ आता है, जिसे देखकर राधा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ पर सिद्धार्थ सबको अपनी वाइफ से मिलवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के चाचा बद्री उन्हें अपने साथ ही इसी घर में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उस राजमहल में रहना चाहता था। पता है कि उसकी वाइफ एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसे पुरानी चीजों से लगाव है, इसलिए हम देखते हैं कि सिद्धार्थ ने अपने चाचा को बोलकर वहां रहने के लिए मनवा लिया था। और अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और अवनी उस राजमहल में रहने के लिए चले जाते हैं, जहां पर सिद्धार्थ के चाचा उन्हें पहले ही वार्न कर देते हैं कि तीसरे माले में भूत बाधा है, वहां पर जाना सख्त मना है। अब आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और अवनी उस राजमहल में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन नंदिनी और अवनी राजमहल में टहल रहे होते हैं और उसी थर्ड फ्लोर में पहुंच जाते हैं, जहां पर अवनी वहां पर चेन बंधा हुआ देखती है, जिस पर नंदिनी बताती है कि ये काल भैरव कवच से बंधा हुआ है और यहाँ जाना अलाउ नहीं है। लेकिन तभी वहां पर बद्री चाचा आ जाते हैं और वो नंदिनी को बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम तो यहाँ सब कुछ जानती हो, फिर भी तुम अवनी को यहाँ पर लेकर आई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बद्री चाचा अवनी को समझाते हैं और कहते हैं कि इस फ्लोर पर भूलकर भी मत आना। मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुम इन सब बातों में ट्रस्ट नहीं करती, हम सबकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि अवनी को जानकी से इस महल की पूरी कहानी पता चलती है, जहाँ जानकी उसे बताती है कि पुराने समय में जब यहाँ के राजा विभूति नारायण हुआ करते थे, जब यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पेंटर और कलाकार हुआ करते थे, लेकिन एक दिन वहाँ बंगाल से एक नर्तकी आई जिसका नाम था मंजुलिका, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए राजा का उस पर दिल आ गया। लेकिन मंजुलिका को शशिधर पसंद था, इसी वजह से राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि राजा भरे दरबार में शशिधर का गला काट देते हैं और मंजुलिका को एक कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन मंजुलिका एक दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है, जिसके बाद मंजुलिका की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने कसम खाई थी कि वो राजा के राज को तबाह कर देगी और किसी भी राजा को यहाँ पर टिकने नहीं देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा की तबीयत खराब रहने लगी और कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो गई, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया गया और एक बड़ी पूजा करवाई गई, जिसके बाद उस कमरे को भैरव कवच से लॉक कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि अवनी आकर यही कहानी सिद्धार्थ को सुनाती है और दोनों ही इस कहानी पर ट्रस्ट नहीं करते। और हम देखते हैं कि अवनी सिद्धार्थ से उस कमरे को खोलकर देखने के लिए कहती है, क्योंकि अवनी का मानना था कि हो सकता है उस कमरे में बहुत बड़ा खजाना हो या फिर बहुत पुरानी एंटीक चीजें हो जिन्हें हम बहुत ही महंगे दामों में बेच सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ भी मान जाता है और वो अवनी को उस कमरे को खोलकर देखने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अवनी नंदिनी से उस कमरे की दूसरी चाबी लोहार से बनवा लेती है। इसके बाद नंदिनी और अवनी उसी रूम में जाते हैं और हम देखते हैं कि अवनी मंजुलिका की सारी चीजें देखती है, उसके कपड़े और गहने। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये खबर आती है कि जिस लोहार ने उस चाबी को बनाया था उसकी डेथ हो गई है, जिससे बद्री चाचा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें इस महल पर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी पुरानी हवेली में चले जाना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ उनके चाचा पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो कहीं पर नहीं जाने वाला, जिसके बाद बद्री चाचा भी यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि अब आगे जो भी होगा हम सभी फैमिली वाले मिलकर चलेंगे। आगे हम देखते हैं कि बद्री चाचा आचार्य जी को बुलवाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस प्रॉब्लम को आचार्य जी ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि आचार्य जी अभी लंदन गए हैं और उन्हें आने में समय है, इसलिए बद्री चाचा गांव के ही एक छोटे पंडित को बुला लेते हैं ताकि वो पूजा पाठ करके वहां पर फिर से वो लॉक लगा सके। लेकिन मंजुलिका का भूत उनके वश में नहीं आता और हम देखते हैं कि उस कमरे से घुंघरू की आवाज आती है, जिस पर बद्री चाचा पूछते हैं कि कौन है। तभी वहां से फिर से आवाज आती है कि आमी मंजुलिका, और वो कहती है कि वो राजा को मार देगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि बद्री चाचा और छोटे पंडित डर के वहां से भाग जाते हैं और घर में आकर सबको ये सारी बातें बताते हैं, जिससे घर में डर का माहौल बन जाता है। और अब हम देखते हैं कि उनके साथ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे बर्तन का टूटना, अलमीरा का गिरना और कैमरे का टूट जाना, जिससे सारे घर वालों को यकीन हो जाता है कि मंजुलिका आजाद हो गई है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अवनी और राधा साथ में किचन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अवनी की साड़ी में आग लग जाती है। इससे सिद्धार्थ राधा पर शक करने लगता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन बद्री चाचा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ राधा की दिमागी हालत के बारे में घर में सबको बता देता है। इस वजह से सभी लोग उसे शक की निगाहों से देखने लगते हैं। इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो अपने दोस्त आदित्य को कॉल करता है, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है, ताकि वो राधा का इलाज कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे लीजेंड कैरेक्टर अक्षय कुमार की, यानी कि आदित्य की, जो अमेरिका का फेमस साइकियाट्रिस्ट है। और हम यहाँ देखते हैं कि अक्षय कुमार की एंट्री होते ही काफी सारे कॉमेडी सीन्स भी होते हैं, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। अब आगे एक इंसिडेंट और हो जाता है, जहाँ पर नंदिनी राधा से पूछती है कि अवनी कहाँ है, और राधा के बताए अनुसार वो 3rd माले पर चले जाती है, जहां हम देखते हैं कि नंदिनी के साथ काफी ज्यादा बुरा होता है और वहां एक रस्सी उसे पकड़कर खींच लेती है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ जाती है और बहुत सारा खून बह जाता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग उसे बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। जब नंदिनी को होश आता है तो सभी उससे पूछते हैं कि वो 3rd फ्लोर में क्यों गई थी। इसलिए नंदिनी बता देती है कि वो अवनी को ढूंढते हुए वहां गई थी, लेकिन अवनी तो नीचे ही थी। जिस पर वो बताती है कि राधा ने उसे बताया था कि नंदिनी 3rd फ्लोर पर है। इससे सभी घर वालों का शक राधा पर और गहरा हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि आदित्य के बैग को किसी ने जला दिया था, जिससे आदित्य गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन राधा चाय बना रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अवनी आती है और वो उससे कहती है कि 1 कप चाय सिद्धार्थ के लिए भी बना देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि राधा का ध्यान इधर उधर होता है, तभी अवनी उस पर रेड किल मिला देती है। और अब हम देखते हैं कि वो चाय सिद्धार्थ के पास चले जाती है, जिसे सिद्धार्थ पीने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आदित्य ने उस रेड किल की बोतल को देख लिया था और वो तुरंत जाके आदित्य की चाय को गिरा देता है और बताता है कि इसमें जहर है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सभी घर वाले राधा को पागल समझने लगते हैं और हम देखते हैं कि उसे एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में राधा सुसाइड करने का डिसाइड कर लेती है। इसलिए हम देखते हैं कि आदित्य उसके रूम के अंदर जाता है और उसे कुछ ऐसी बात बताता है जिसकी वजह से राधा शांत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आदित्य को भी शक होने लगता है कि इस महल में कुछ गड़बड़ है। इसलिए हम देखते हैं कि आदित्य उस रात जगता है। तभी आदित्य को 3rd फ्लोर से घुंघरू और गाने की आवाज आने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि आदित्य 3rd फ्लोर में पहुंच जाता है और राजा की खड़ग और स्टिक लेकर चलने लगता है। और हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर उसे अंदर से आवाज आती है कि आमी मंजुलिका। इधर अक्षय कुमार उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी मंजुलिका से गाली देते हुए कहती है कि कमीने, मैं तुझे मारने आई हूँ और ये काम मैं दुर्गाष्टमी के दिन ही करूंगी। जिस पर आदित्य उससे कहता है कि अगर तुम मुझे दुर्गाष्टमी के दिन ही मारोगी तो अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो आवाज आनी बंद हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आदित्य राधा के भाई के साथ मलकापुर पहुँच जाता है कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस आ जाता है। इधर हम राजमहल का सीन देखते हैं, जहाँ पर नन्ही की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है और वो सिद्धार्थ को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अकेले में उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि इस राजमहल का असली भूत राधा नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी अवनी है। आदित्य आगे बताता है कि जब अवनी इस राजमहल में आई तो वो मंजुलिका की कहानियों में अट्रैक्ट हो गई। उसे उसका दुख अपना दुख लगने लगा, क्योंकि जैसा राजा ने मंजुलिका के साथ किया था वैसा ही कभी अवनी के साथ बचपन में हुआ था, जब उसके पेरेंट्स उसे उसकी दादी के पास छोड़कर विदेश चले गए थे। जिसके बाद अवनी ने अपनी दादी को ही अपनी दुनिया बना ली। उसकी दादी उसे भूत प्रेत और आत्माओं की कहानी सुनाती थी, जिसमें वो खो जाती थी। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए वापस आए, पर अवनी वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।
आगे हम देखते हैं कि एक दिन अवनी एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी और उसने अचानक ही अपने पेपर को फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वो चीखते चिल्लाते घर आ गई, लेकिन इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे जोर जबरदस्ती करके अपने साथ फौरन ले गए, जिसके कुछ दिनों बाद यह खबर आई कि उसकी दादी चल बसी और ये सदमा अवनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये बात उसे दिल ही दिल में कचोटती थी। और जब वो इस राजमहल में आई तो वो मंजुलिका की कहानियों में खो गई, जैसे वो अपनी दादी की कहानियों में खो जाया करती थी। हमदर्दी बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई कि अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगी और आज से दुर्गाष्टमी के दिन वो अपने आप को पूरी तरह से मंजुलिका में बदल देगी। तभी सिद्धार्थ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला, जिस पर आदित्य उसे बताता है कि मैं तो इसे पहले दिन ही समझ गया था कि मेरी पेशेंट कौन है, लेकिन मैंने अवनी का ध्यान भटकाने के लिए राधा पर इल्जाम डाल दिया और मुझे ये सब तब पता चला जब मैं अवनी के साथ मंजुलिका के रूम में गया था, जहाँ पर अवनी मंजुलिका का सामान दिखाते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी उसे मंजुलिका का जब एक घुंघरू नहीं मिला तो उसके अंदर मैंने अजीब सी बेचैनी देखी थी, जिससे मुझे पता चला कि उसका माइंड अनस्टेबल है। एक्चुअल में उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान खुद को दूसरा इंसान समझने लगता है। आगे आदित्य बताता है कि वो तुम्हें राजा विभूति नारायण समझ रही है और वहीं नंदिनी के मंगेतर शरद को वो शशिधर समझती है, जो कि मंजुलिका का प्रेमी है और आने वाली दुर्गाष्टमी में वो राजा विभूति नारायण यानी कि सिद्धार्थ को मार देगी। वहीं पर घर में जो भी चीजें हुई थी वो सभी कुछ अवनी ने ही किया था, यहाँ तक कि सिद्धार्थ की चाय में जहर भी अवनी ने ही डाला था। सीन चेंज होता है और हम आचार्य जी को देखते हैं, जो कि राजमहल में आ गए होते हैं और यहाँ वो आदित्य से मिलते हैं, जहाँ पर वो आदित्य को पहचान लेते हैं, जहाँ पर आदित्य बताता है कि वो उनका लेक्चर अटेंड करता था अमेरिका में। यहाँ पर आदित्य आचार्य जी से हेल्प मांगता है अवनी की जान बचाने के लिए, जहाँ पर आचार्य जी उसे झाड़ फूक का माहौल तैयार करके देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अवनी अब पूरी तरह से मंजुलिका में बदल गई थी और वो मेरे ढोलना सॉन्ग में डांस कर रही होती है। तभी उसे हवन के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर आचार्य जी उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी राजा को मारने में मदद करूंगा तो क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगी, जिस पर मंजुलिका हाँ कहती है। इधर हम आदित्य को देखते हैं, जो सिद्धार्थ को राजा की पोशाक पहनाकर उसके सामने पेश कर देता है। तभी आचार्य जी उसे तलवार देते हैं और हम देखते हैं कि मंजुलिका जैसे ही तलवार उठाती है वैसे ही आदित्य उसको पलटा देता है, जिसकी वजह से मंजुलिका के सामने एक पुतला आ जाता है और हम देखते हैं कि मंजुलिका उस पुतले को मार देती है और उसके खून को अपने फेस पे लगाकर वहाँ से चले जाती है। यानी एक्चुअल में अवनी बेहोश हो जाती है और सिद्धार्थ की जान भी बच जाती है, जिससे सभी परिवार के लोग खुश हो जाते हैं और आदित्य को थैंक यू कहते हैं। वहीं पर आदित्य राधा को प्रपोज करता है और उससे शादी के लिए पूछता है, लेकिन राधा उससे कुछ नहीं कहती। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।